जी, हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं इस वक़्त हमें लाइव इस शो में आरज़ू काज़मी जॉइन कर रही हैं ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडिया से जॉइन कर रहे हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। आप सबके जाने-माने, जाने-पहचाने और लाज़मी सी बात है हमारा टॉपिक जो है वैसे तो उसके ऊपर ज़्यादातर हमारी बात उसी टॉपिक के ऊपर होती है, लेकिन उससे थोड़ा-सा इधर-उधर भी हो जाते हैं और ये कोई ऐसी परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। इस वक़्त ईरान में एक अनरेस्ट चल रहा है और उसके हवाले से दुनिया भर में हर कोई अपने-अपने निज़ाम को, अपने-अपने सिस्टम्स को ठीक करने की या उसके साथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें इस रीजन में पाकिस्तान है, इंडिया है, चीन है, अफ़गानिस्तान है और इसके साथ-साथ मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं काफ़ी बड़ा एक ट्रेडिंग पार्टनर है दुनिया भर का ईरान। मेरे ख्याल में उस हिसाब से जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि जो भी लोग उनके साथ कारोबार करेंगे उनके ऊपर मजीद 25% टैक्स जो है वो लगा देंगे। पाकिस्तान के हवाले से निकी एशिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है आज ही कि अनरेस्ट अगर बढ़ता है तो पाकिस्तान के जो बॉर्डर लगते हैं ईरान के साथ वहां पे हालात खराब हो सकते हैं। इंडिया को क्या नुकसान हो रहा है इंडियन मीडिया के मुताबिक कि अगर ऐसी कोई चीज होती है तो उसका फायदा ईरान, पाकिस्तान और चाइना को होता है अनरेस्ट का या रिजीम चेंज का, और उसका सबसे बड़ा नुकसान इंडिया को होगा। लेकिन अगर अनरेस्ट बरकरार रहता है तो उसका नुकसान सबको होगा। वो चीन भी नुकसान उठाएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, हर किसी के अपने इंटरेस्ट है ईरान के अंदर। ये कभी नहीं हो सकता कि पाकिस्तान उससे फायदा उठाए या पाकिस्तान को उससे फायदा हो। खैर एनीवे इस पे बात करेंगे आज और बात करने के लिए हमारे साथ दो लोग यकीनन मौजूद है, लेकिन डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि डॉक्टर साहब अनरेस्ट है इस वक्त सबको पता है, एक अजीब किस्म की अफरा तफरी वाली सिचुएशन है। डोनाल्ड ट्रंप साहब भी मुझे लगा आज के जो उनके बयानात मैंने पढ़े हैं तो उससे मुझे लगा कि वो भी कुछ कंफ्यूजन का शिकार हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अगर हमने रजा पहलवी को वहां पे उतारा तो क्या लोग उनके साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप क्या देख रहे हैं और ये जो अनरेस्ट है इससे वाकई पाकिस्तान चाइना फायदा उठाएंगे अकॉर्डिंग टू द इंडियन मीडिया, नॉट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मीडिया, वहां पे कुछ और चीजें चल रही। हाँ, नहीं, वो मैंने न्यूज़ पढ़ी जो मुझे आरजू जी ने भेजी थी। वो एक एनालिसिस है, किन रिपोर्टर साहब होंगे या कोई होंगे, उनका व्यू है जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मैं उससे ज़रा भी एग्री नहीं करता। देखिए, ऐसा है कि उनकी जो पूरी आर्टिकल का जो एंकर पॉइंट है वो ये है कि इंडिया और ईरान जो है वो इंडिया के लिए गेटवे है सेंट्रल एशिया से। और सेंट्रल एशिया जो है वो अगर इंडिया चबहार लूज करता है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल टर्मोइल, तो सेंट्रल एशिया से हमारी जो ट्रेड है वो बंद हो जाएगी या हमारा एक्सेस सेंट्रल एशिया की टोटल पॉपुलेशन, टोटल, अगर मैं गलत नहीं हूं ना, तो वो होगी आपका 10 करोड़ के आसपास होगी, उससे नीचे होगी, ज्यादा नहीं होगी। मेरे ख्याल से कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं। कजाकिस्तान आपका 2-2.5 करोड़ होगा, उज्बेकिस्तान आपके 3-3.5 करोड़ होंगे, बाकी किर्गिस्तान 1 करोड़ होगा। तो यानी कि 3, 2, 5, 6, 7-8 करोड़ के अंदर ही खेल खत्म हो जाना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। पूरे के पूरे सेंट्रल एशिया की इकोनॉमिक्स मिक्स कर दीजिए, ऑफ ऑल दीज कंट्रीज टेकन टुगेदर, $450 बिलियन है, 468 समथिंग बिलियन डॉलर। अब अगर कोई ये कह रहा है, और इसमें इंडिया का जो बिजनेस है उनके साथ वो $1.2 बिलियन या $1.9 बिलियन है, इससे ज्यादा नहीं है। तो ये $2 बिलियन है तो पीनट्स है, क्या लेते हैं, मोस्टली एनर्जी ही लेने का वहां से है। और तो सेंट्रल एशिया के पास कुछ है नहीं देने के लिए, कोई बहुत बड़ा मार्केट भी नहीं है। 8-10 करोड़ लोगों का वो है, करीब देश है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि $450 बिलियन उनकी यूनाइटेड जीडीपी है, और हम मान लें कि वो 10 हैं, तो कितना, $45 बिलियन की हो जाती है। मान लीजिए 10 नहीं होंगे, 8 होंगे, तो कितना, मतलब 8 पंचे 40, तो या 8 6 48, यानी कि $60 बिलियन की इकोनॉमी होगी, इससे ज्यादा क्या होगी। तो मेरे ख्याल से जो पूरी कंबाइंड इनकी, अगर कजाकिस्तान का जीडीपी इन बिलियन आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं आपको देख के बता देता हूँ, कजाकिस्तान जीडीपी इन बिलियन डॉलर,
288 है, $288 बिलियन। उज्बेकिस्तान की भी इतनी कहीं आसपास होगी, अच्छा उससे सर, कम होगी। मसला ये नहीं है कि सेंट्रल एशिया के मतलब टोटल जीडीपी कितना है या पॉपुलेशन उनकी कितनी है। ईरान की अपनी पॉपुलेशन मतलब लेस देन 10 करोड़ है इस वक्त, ठीक है। सबसे मेरी बड़ा बात, जो ट्रेडिंग पार्टनर उनका है वो चाइना है, $14.5 बिलियन की उनके दरमियान ट्रेड होता है। और इंडिया इससे पहले हुआ करता था तकरीबन 2019 में जो दोनों तरफ बायलैटरल ट्रेड था, दैट वाज राउंड अबाउट मोर देन $17 बिलियन। लेकिन ग्रेजुअली इंडिया ने कम किया और इस वक्त जो राइट नाउ हम बात कर रहे हैं तो दैट इज $1.68 बिलियन ट्रेड हो रहा है। बट एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है चाबहार, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ कनेक्टिविटी। एंड द थर्ड वन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यूरोपियन कंट्रीज के साथ क्योंकि शॉर्टेस्ट क्रूड बनता है, इस वजह से वो सारा माल जो है वो ईरान के रास्ते वो आना जाना होता है। तो अगर वो ये थोड़ा सा ट्रेड भी बंद करता है, या जिस तरीके से सबसे ज्यादा ऑयल खरीदने वाला मुल्क है इंडिया और चाइना, तो इस वजह से जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट जिसमें इंडियन एक्सपर्ट्स भी शामिल है, कि इंडिया के लिए ये एक प्रेशर के तौर पे उस चीज को इस्तेमाल कर सकता है ईरान। ये असल मैं पॉइंट है। बायलैटरल ट्रेड तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। पाकिस्तान का उनसे तकरीबन $2 अरब का बायलैटरल ट्रेड है, इंडिया का $1.68 बिलियन। तो वही मैं कह रहा था, तो फिर ये जो पूरी की पूरी आर्ग्यूमेंट है कि पाकिस्तान स्टैंड्स टू गेन, गेन व्हाट? भाई आप गेन को क्लासिफाई करेंगे तो एक होगा आपका इकोनॉमिक गेन, दूसरा होगा आपका स्ट्रैटेजिक गेन, तीसरा होगा आपका जोग्राफिकल गेन, या कोई जोग्राफिकल को भी मैं स्ट्रैटेजिक के दायरे में ला दूंगा। तो ऐसा क्या मेरा अगर पहली अजम्पशन ये है कि अगर ये रिजीम गिरती है खुमैनी साहब की, तो खुमैनी साहब की रिजीम को गिरने के बाद रजा पहलवी आएंगे, वहां पे जो है बहुत ही टर्बुलेंस होगी वहां पे पॉपुलेशन पावर ट्रांसफर में, और उसमें जो है जो जो गवर्नमेंट आएगी वो हो सकता है चबहार बंद कर दे, ये बंद कर दे, वो तो मेरी समझ में नहीं आता। जो भी गवर्नमेंट आएगी, और मैं आपको लिखित में दे रहा हूँ, वो प्रो इंडिया होगी। बिकॉज कि उसको उनकी ये जो रिवोल्यूशन है, जो मेन पॉइंट है वो तो भूल गए। ये रिवोल्यूशन किस चीज के अगेंस्ट में है? ये रिवोल्यूशन है इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट में है। तो उसके होने के बाद वो तो उन कंट्रीज के साथ अपने संपर्क को बढ़ाना चाहेंगे ना, जहां से उनको इकोनॉमिक फायदे हो और जहां से उनके यहाँ फ्रीडम, डेमोक्रेसी और लिबर्टी को इम्पेटस मिलता हो। तो ये तो अजीबो गरीब एनालिसिस है कि आप चाबहार लूज कर दोगे तो फिर क्या है, वो जो आपका जो ये बलूचिस्तान वाला बंदरगाह है उसकी क्या है, वो तो आज तक उसमें ऑपरेशनल नहीं हो पाया। ये मेरे ख्याल से बहुत ही अजीबो गरीब एनालिसिस है, इसका कोई लेना देना नहीं है। कश्मीर पे जो है वो साथ देने लगेगा ये ईरान, एज इफ की कोई फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? कश्मीर का मुद्दा किसी भी इंटरनेशनल फोरम में आज सर, की डेट में फर्क नहीं इस पड़ता। वक्त जो कल कारगिल और उन इलाकों में प्रोटेस्ट देखा गया है ईरान के सपोर्ट में, जिन लोगों ने एहतजाज किया है और उन्होंने बाकायदा ताबूत रखे हुए थे नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के, वो इंडियन इलाके हैं जहां पे बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए। पाकिस्तान में अभी तक इस किस्म का कोई प्रोटेस्ट मुझे नजर नहीं, अलबत्ता प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह लाहौर, तो वो कराची, तो शिया है, इस्लामाबाद, वो क्वेटा, करेंगे तो आप तो उनको गोली पेशावर मार में। देंगे भाई, कैसी नहीं बातें कर सर, रहे हैं आप? दिस इज मतलब नॉट रिलेटेड विद रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। ये है अरे ये इस वक्त और कोई देखिए 48% से ऊपर का सर क्या इन्फ्लेशन रेट है वहां पर, और ये गुज़िश्ता कई सालों से आ रहा है, और बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई उस चीज के ऊपर है। ठीक है, वो उसका एक रोल है उस चीज का, वो ऐसा नहीं कि हम उसको बिल्कुल ही साइड पे कर लें। बट ये जो सबसे ज्यादा जिस चीज ने आग पकड़ी है वो यही है कि लोग कह रहे हैं भाई हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है। हालांकि टॉप 10 जो नेचुरल रिसोर्सेज वाली कंट्रीज है जिसमें ऑयल एंड गैस है, ईरान उस ग्रुप के अंदर शामिल है। मैं तो वही आपसे कहने चाह रहा था ना कि ये जो शाह आएंगे, अगर दो ही कॉन्सिक्वेंस होगा, या तो ये रिजीम सरवाइव करेगी या तो वो रिजीम गिर जाएगी। अगर ये रिजीम गिर जाती है तो उसके बाद जो पॉलिटिकल ट्रांसफर ऑफ पावर होगा वो शाह को ही होगा, और रेजा पहलवी ही आएंगे और कोई नहीं आएगा। क्योंकि जो लोग नारे भी लगा रहे हैं वो रेजा पहलवी के फेवर में ही लगा रहे हैं अगेंस्ट दिस रिजीम। और रही बात की भारत का, देखिए भारत का मुसलमान वो इतना कंफ्यूज है, उसको भारत के अलावा सबसे प्यार है, ठीक है ना। और उसी बात का फ्रीडम, यहाँ का शिया जो है ना, वो किस यहाँ पे शिया भी अपना टाइट होकर के बात कर सकता है, सुन्नी भी, बरेलवी भी, देवबंदी भी, अहले जितने फ्रैक्शन है
सब यहाँ खड़े होकर के मोदी को गाली दे सकते हैं, सब यहाँ खड़े होकर किसी को भी गाली दे सकते हैं। अपने देशों में नहीं कर सकते। सुन्नियों की हालत शिया ने क्या कर रखी है और शियाओं की हालत सुन्नियों ने क्या कर रखी है, ये आप उनके उनके देशों में जाके देख लें। सऊदी अरेबिया में शिया के साथ क्या ट्रीटमेंट होता है और ईरान में सुन्नियों के साथ क्या ट्रीटमेंट होता है। यहाँ का मुसलमान है, उसको फ्रीडम है, वो अपने रिलीजन का ट्रम्प कार्ड खेलने में पीछे नहीं हटता। वो रिलीजन को इसने अपनी जिंदगी का इकलौता मुद्दा बनाया हुआ है कि उसके आगे वो देश को नहीं मानने को तैयार है, हिस्ट्री को मानने को तैयार नहीं। तो आप क्या किया जा सकता है। इस तरीके के जो फ्रीडम है, भारत की डेमोक्रेसी और भारत का जो बहुसंख्यक वर्ग है, हालांकि मुझे शब्द से बहुत नफरत है बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, क्योंकि मैं सबको भारतीय दृष्टि से देखता हूँ। मेरी हजारों वर्ष की शिक्षा यही है कि यहाँ हर कोई भारतीय है, लेकिन फिर भी वो बेचारा चुपचाप देखता है। वो कहता है कि ठीक है भाई, आपका है रिलीजन, आप जो कर ले। वरना जो ईरान से ज्यादा ये बने हुए हैं ईरानियन हमारे यहाँ के जो शिया मुसलमान है, आपने आप जिनका जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें नेतन्याहू का क्या लेना देना है। अपने 15,000 लोगों को इस गवर्नमेंट ने मार दिया, वो नेतन्याहू ने मारा। नेतन्याहू ने इतने पैलेस्टीनियंस को नहीं मारा होगा एक हफ्ते में जितना कि इन्होंने मार दिया। तो गजब ऑब्सेशन है यार। ये पॉलिटिकल, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये इस्लाम को पॉलिटिकल टूल मानते हैं। ये इस्लाम से इनका कोई लेना देना। इनका ये कि सरकार हमारी बन जाए, सब हमारे नीचे हो जाए। वरना कोई भी सेंसिबल आदमी, तुम डेमोक्रेसी में रहते हो, तुम डेमोक्रेसी के मुंह पे थूक रहे हो। डेमोक्रेसी में तुमको ये आजादी प्राप्त है कि तुम जाकर के वो निकाल रहे हो, क्या नाम है, प्रोटेस्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट को गाली दे रहे हो। जरा वहां पे खमनई साहब के अगेंस्ट में एक सेंटेंस बोल के देखिए, उठा लिए जाएंगे आप। दिन रात यहाँ मोदी को गाली देते हैं, दिन रात यहाँ की लोकल कल्चर को गाली देते हैं। यहाँ खड़े होकर बोलते हैं कि हमारी सरकार आ गया, मंदिर तोड़ देंगे, ये बन जाएगा। ये फ्रीडम है भैया उनके पास। जरा वहां पे बोल के देख लें, ये उनको क्षमता पता चल जाएगी। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं फेवर में खामनई के। ईरान के लोगों की, वो बच्चे जो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, माशा यामिनी जिसकी जिंदगी चली गई फ्रीडम के लिए। चूंकि इनको फ्रीडम मिला हुआ है तो इनको फ्रीडम चाहिए नहीं। तो अब इसका आप बताइए फखर भाई, इसका हम क्या जवाब दे सकते हैं। रही बात कि ये इंडिया पाकिस्तान के फेवर में, वो पाकिस्तान के फेवर में कुछ होने का, ना पाकिस्तान की बाइंग कैपेसिटी है, ना पाकिस्तान के कोई लॉन्ग टर्म गोल है। वो यही है कि जी कनेक्टिविटी। अरे भाई, आपको कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया में कोई इकोनॉमी के लिए नहीं चाहिए। हम अफगानिस्तान की हेल्प के लिए कनेक्टिविटी मोस्टली ढूंढते हैं, क्योंकि अगर हमें अपने अफगानी भाई बहनों की हेल्प करनी है तो वी नीड एन एक्सेस। वो नहीं मिलता तो हम बाहर को यूज करते हैं। वो तो हमारे लिए इकोनॉमिकली एक तरीके से बर्डन है, लेकिन फिर भी हम यूज करते हैं। हमने ईरान के साथ तब तक तेल खरीदा जब तक कि अमेरिका एकदम हमारे पीछे नहीं पड़ गया था। सो पॉइंट ये कि हम ईरान की जनता के साथ हैं और ईरान की जनता के साथ हमारा सपोर्ट रहेगा। जो भी डेमोक्रेसी, फ्रीडम, सेक्युलरिज्म और जिसे कह लीजिए इमेंसिपेशन की बात करेगा, भारत उसके साथ है। लेकिन खैर ईरान के साथ तो पाकिस्तान भी अभी तक यही कह रहा है कि हम ईरान के साथ हैं, और अमेरिका को यही कहा जा रहा है कि जनता के साथ हूँ, ईरान की सरकार के साथ नहीं हूँ मैं। आई एम विद द पीपल ऑफ ईरान। आप ईरान की सरकार के साथ है, यू आर एंटी पीपल ऑफ ईरान। आप पीपल ऑफ ईरान के साथ ये आप कैसे कह सकते हैं कि हम वहां की सरकार के साथ हैं और वहां के लोगों के साथ नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान भी यही चाहता है, अभी तक जो कहा जा रहा है वो यही कि जो डेमोक्रेसी चाहेगा। आरजू जी, आप तो अल्लाह से क्यों नहीं क्यों नहीं चाहेगा? क्यों? अगर आपको नहीं लगता कि हम लोग अफगानिस्तान में भी चाहते हैं कि एक तरह की आज़ादी हो, और ईरान में भी हम यही चाहते हैं कि एक तरह से लोगों को, खासतौर पे फीमेल्स को, अपनी मर्जी से जीने दिया जाए। देखें, पाकिस्तान ने आज भी इस बारे में जो वीकली ब्रीफिंग होती है फॉरेन ऑफिस की, तो ताहिर इंदराबी साहब जो स्पोक्स पर्सन हैं, तो उन्होंने आज भी इस हवाले से बात की है कि एक तो ये है कि उन्होंने कहा कि एक मामला है और हालात ख़राब है। उन्होंने तकरीबन एक हफ्ता पहले ट्रैवल एडवाइजरी जारी किया था। पाकिस्तानी काफ़ी सारे लोग वहाँ पे जाते हैं मुख्तलिफ ज़ियारतों पे, कुछ लोग वहाँ पे पढ़ भी रहे हैं। तो उनको उस वक्त उन्होंने मतलब हाई अलर्ट पे किया था, और फिर कुछ निकले भी हैं और शायद कुछ अब भी वहाँ पर हैं, मौजूद हैं। उन्होंने इस हवाले से भी स्टेटमेंट उनका आया है कि जी शायद हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे अगर एक ख़राब हालात होंगे तो उसका हमें फ़ायदा होगा और हम उसको कोई सपोर्ट करेंगे। तो इस किस्म की कोई बात नहीं है और ना हमें वहाँ के ख़राब हालात से कोई फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अगर वहाँ पे हालात ख़राब होते हैं, जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि निकी एशिया की आज की रिपोर्ट है, एक बहुत बड़ा न्यूज़ प्लेटफॉर्म है। उन्होंने यही लिखा है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर ईरान में हालात ख़राब होते हैं तो ये जो बॉर्डर है हमारा अफगानिस्तान में, क्यों हम परेशान हैं?
अफगानिस्तान में गो कि तालिबान वहां पे रूल कर रहे हैं और बड़ा एक मजबूत फिलहाल तक उनका होल्ड मौजूद है। अभी कुछ खबरें आई हैं कि शायद इंटरनेट इशू के ऊपर जो मुख्तलिफ लोग हैं उनके दरमियान कुछ मतलब ले दे हुई है, बल्कि उन्होंने कहा है कि कुछ झगड़ा हुआ है इस हवाले से। लेकिन इसके बावजूद भी हम परेशान रहते हैं। पाकिस्तान, अगर ईरान में भी हालात खराब हो जाते हैं और वहां पे कोई अगर प्रॉपर हुकूमत नहीं होती तो फिर पाकिस्तान के लिए ये चीज मुश्किल हो जाएगी। खासतौर पे बलूचिस्तान के कॉन्टेस्ट में अगर हम उस चीजों को देखें, ये ऐसा नहीं है। गो कि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात भी हैं, लेकिन हमारे कुछ कंसर्न्स भी रहते हैं, स्पेशली जो बलूचिस्तान की सिचुएशन होती है उसके हवाले से कुछ का इजहार किया जाता है, कुछ छुपाए जाते हैं, या फिर मिडिल ईस्ट के हवाले से भी कुछ ही चीजों के ऊपर बातें की जाती हैं, कुछ खामोशी इख्तियार की जाती है। लेकिन ये चीज जरूर है कि पाकिस्तान को अगर किसी मुल्क में भी पाकिस्तान के साथ जिनका बॉर्डर लगता है और वहां पे अगर हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे पाकिस्तान को कोई फायदा पहुंच सकता है। उसका नुकसान कहीं ना कहीं उसकी जो हीट होती है वो आप तक पहुंचती है। ऐसा नहीं होता कि मतलब उसकी जो तपिश है वो आप फील नहीं करेंगे या आप तक नहीं आती। बेशक दूर तक नहीं आती, लेकिन वो इलाके जो आपके बॉर्डर पे उनके साथ वाक़या होते हैं, वहां पे कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों को फील किया जाता है, बल्कि उसका एक प्रॉपर इम्पैक्ट नजर आता है। यमन में क्या हो रहा है, लेकिन सऊदिया के वो इलाके जो यमन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, वहां पे क्या पोजीशन है। इस तरह के जो बाकी ममालिक उनके साथ, या फिर वहां से जो शिप्स जो है वो चीजें लेकर दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में आते और जाते हैं, अगर वहां के हालात खराब है तो उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट हमें नजर आता है। इराक को देख लें, इराक के अंदर हालात खराब रहे, उसका इम्पैक्ट इर्द गिर्द के ममालिक में भी नजर आया। अभी गजा के अंदर या फलस्तीन के अंदर जब हम देख रहे हैं, तो इसराइल एक बड़ा मजबूत मुल्क है, लेकिन अगर वहां पे कोई प्रॉपर सेटअप नहीं होता तो इसराइल की परेशानी होती है। हालांकि उन्होंने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखा हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग सर्वेलेंस है उनके पास, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज वो यूज करते हैं। इसी तरीके की बाकी दुनिया की कंट्रीज की भी हम अगर बात करें तो उसका मसला होता है और उसकी वजह से परेशानी होती है। तो लाजमी सी बात है, पाकिस्तान ने भी बड़ा, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल एक फोकस रखा हुआ ईरान के ऊपर। ऐसा नहीं है कि बेखबर बैठे हुए हैं, और अभी तक राब्ता नहीं हुआ। वैसे बाय द वे पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से मुझे नजर नहीं आया कि कोई डायरेक्ट राब्ता हुआ। शायद अरागची साहब की कोई बात इसहाक डार साहब से हुई, लेकिन मेरे उसमें उस तरीके से नहीं आई जिस तरीके से उन्होंने यूएई के उससे बात की थी और कतर के फॉरेन मिनिस्टर से बात की थी, और एक दो दिन पहले उन्होंने टर्की के फॉरेन मिनिस्टर से बात की। लेकिन अभी तक इस तरफ कोई ऐसी चीज हमें नजर नहीं आई। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी पॉपुलेशन शिया कम्युनिटी की रहती है, और ईरान के लिए उनके जो वो है, वैसे तो ओवरऑल पाकिस्तानियों को भी परेशानी होती है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि अगर कोई शिया है तो उसको परेशान होता है कि यार ईरान के अंदर अगर बुरा हो रहा है तो वो मतलब परेशान होता है, और अगर अच्छा हो रहा है तो उससे खुश हो रहा है। ओवरऑल जनरल भी ये चीज आती है। लेकिन एक बड़ी पॉपुलेशन पाकिस्तान में रहती है जो मतलब उनकी बड़ी एसोसिएशन है वहां पे, जो मुख्तलिफ चीजें हैं। मतलब आपकी एक मैं ये कहूंगा कि एक लगाव होता है आपका, एक आपकी बिलीव का एक हिस्सा है। इमाम हसन का मज़ार है वहां पर, इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं। उसमें सुन्नी लोग भी वहां पे हाजिरी देते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ शियों के लिए, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंस है वो है उनके लिए। और वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में, अगर खुदा न खास्ता, हालांकि पाकिस्तान इस मामलात से मैंने अभी तक जो नोटिस किया है, पाकिस्तान इसके अंदर कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कर रहा जिससे हालात बिगड़े, या कोई ऐसी कोशिश कर रहे कि उससे हालात को मजीद जो है कंट्रोल से बाहर हो जाए। ऐसी कोई चीज इस वक्त तक पाकिस्तान न कोशिश कर रहा, और ना मेरे ख्याल से कोई इंटेंशन है पाकिस्तानी हुकूमत की या पाकिस्तान के किसी इदारे की कि वहां पे हालात खराब रहे या फिर मजीद बदतरी हो वहां पे। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या आपको लग रहा है कि अगर अमेरिका ने अटैक किया, जो फिलहाल तो ये लग रहा है कि अमेरिका ने कहा कि नहीं कर रहा अटैक, क्योंकि इस तरह की भी न्यूज जो है वो कहीं ना कहीं से आ रही है कि अमेरिका ने कह दिया है कि जी ईरान के ऊपर अटैक नहीं करेगा, लेकिन इनकेस अगर कर दिया तो आपका चाबार पोर्ट जो है, आप समझते हैं कि फिर वो एक लंबे अरसे के लिए रुक जाएगा वो प्रोजेक्ट? नहीं, अटैक से क्या होगा भाई। उन्होंने अब मैंने देखा आज अमेरिका का वो स्टेटमेंट,
जो रिजीम है उन्होंने कहा है कि जो एग्जीक्यूशंस यानी कि वो सजाए मौत दे रहे थे, लोगों को हैंग कर रहे थे, वो रोक दिया उन्होंने इमीडिएटली। कोई 26 साल का एक लड़का था जो कि हु हैज बिकम द पोस्टर बॉय एंड द फेस ऑफ दिस इंडिपेंडेंस मूवमेंट, उसकी आज वो होनी थी फांसी, उसको रोक दिया उन्होंने। सारे के सारे हैंगिंग्स को उन्होंने रोक वेडनेसडे दिया। उसके लिए रखा गया था, कल का दिन था जी उसका। जी जी, कल का लेकिन था। वो नहीं हुआ, बिल्कुल काफी प्रेशर रहा उनके ऊपर। हाँ तो वो नहीं कर पाए ना। जी तो अमेरिका ने जो हेल्प ऑन इट्स वे वाली बात की थी, बात तो वो सही हो गई है ना। अभी मैं देख रहा था रेजा पहलवी साहब का भी स्टेटमेंट आ रहा है। देखिए ये रिजीम के ऊपर प्रेशर है क्योंकि इन्होंने 15-20 हजार लोगों को मार दिया है भाई, बहुत बड़ा नंबर है ये जेनोसाइड है, ये क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। भाई किस लिए मार रहे हो? अगर तुम्हें लोग नहीं पसंद करते छोड़ दो सत्ता। ऐसा भी क्या सत्ता में रहने का है भाई? अगर कल को यही लोग बोर हो जाएंगे डेमोक्रेसी से, आपको वापस ले आएंगे। बट आप देख ले, हमारे यहाँ सीए का वो चला आंदोलन, गवर्नमेंट घुटने पे आ गई, एक गोली नहीं चली। सीए के बाद लोगों ने जाकर के लाल किले पे तिरंगा निकाल के और पता नहीं क्या क्या फहरा दिया, गवर्नमेंट ने एक गोली नहीं चलाई। भाई कि आप लोगों के लिए बनते हो ना, और आप जब गोली नहीं चलाते आप और ताकतवर हो जाते हो क्योंकि फिर पब्लिक सपोर्ट आपके अंदर आ जाता है। और गवर्नमेंट यहाँ पे, अगर आपका पब्लिक में ट्रस्ट, गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी क्या होती है भाई? गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी, आप ये मेन कॉन्सेप्ट, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। आपकी सरकार की लेजिटिमेसी कहां से आ रही है? लोगों से आ रही है ना। लोग कह रहे हैं कि हमको ये नहीं चाहिए शासन प्रणाली, तो छोड़ दो ना यार। यही तो डेमोक्रेसी में होता है। इलेक्शन के थ्रू कल को उनको बोलते हैं कि मोदी जी नहीं पसंद है, मोदी जी को छोड़ना पड़ेगा अपना सत्ता। लेकिन ये कि नहीं, हम सत्ता के लिए पैदा हुए हैं और हमारे अलावा कोई रूल नहीं कर सकता और हम जिसको चाहेंगे उसको सत्ता का स्वाद चखाएंगे, ये तो गलत बात है। तो मेरे ख्याल से ये सब जो अमेरिका के अटैक की बात है, अमेरिका का अटैक तो सक्सेसफुल हो गया ना, घुटने पे आ गई सरकार। वरना अगर आप इतना ही सॉवरेन थे, आपको अपने लोगों को फांसी देना था, आप दे देते। रोक दिया उन्होंने प्रोटेस्टर्स को। उन्होंने, वो बार बार कह रहे हैं कि वी आर कमिंग एंड द हेल्प इज ऑन इट्स वे। जो इसको ये कह रहे हैं कि इसमें बाहर के लोगों का हाथ है, बाहर के लोगों का हाथ है, मैं इसको नहीं मानता कि कोई बाहर के लोगों का हाथ है। बाहर की जरूर कुछ शक्तियां उनको हेल्प कर सकती हैं, और हर किसी को बाहर का लोग तभी सफल होता है अर्जुन जी जब अंदर वाला दरवाजा खुलता है, आप याद रखिएगा, वरना कोई बाहर का आदमी सफल नहीं होता। तो अगर अंदर के लोगों ने दरवाजा खोल दिया है तो आप क्या कर सकती हैं इसके लिए? और रही बात की, सर ये मेरा डायलॉग है जो आप बोल रहे हैं, ये मैंने बोला था। अच्छा ठीक है, ये आरजू जी का डायलॉग है जो सबको पता है, लेकिन ठीक है, क्रेडिट आरजू जी यार, हद। और ये भी, ये डायलॉग की, ये मेरा डायलॉग है, ये भी आरजू जी का डायलॉग है। पॉइंट मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि देखिए, ये जो रेजा पहलवी साहब हैं, इनका आना तय हो चुका है ऑलमोस्ट। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। और रही बात की सत्ता आएगी तो इनको फेवर करेगी, उनको, अरे भाई उनको भी आकर के बिजनेस करना है ना, उनको तो आकर के सारे संबंध अच्छे करने हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ इंडिया विल बी द गेनर। जैसे ही अमेरिका से उनके संबंध अच्छे होंगे, डेमोक्रेसी होगी, सैंक्शन हटेगा, उन्होंने हमास के लिए फंडिंग बंद कर देनी है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? बिजनेस, ट्रेड खुल जाएगा, ऑयल खुल जाएगा। इंडिया के लिए एक और ऑयल मिल गया, वो तो कहेंगे रशिया की जगह तुम ईरान का ऑयल खरीद लो, तुम्हें सस्ता पड़ेगा। तो ये तो इंडिया के लिए और फायदेमंद होने वाला है भाई, इंडिया के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। ये तो कोई भी एनालिसिस कर रहा है जबरदस्ती। सर वो तो ट्रम्प ने भी कहा था कि पाकिस्तान से ऑयल निकल आएगा तो भारत पाकिस्तान से भी ऑयल खरीदेगा। ये तो ट्रम्प की निकलेगा, पाकिस्तान का ऑयल निकलेगा, थोड़ा वेट कीजिए। इतना ऑयल निकलेगा कि हम लोग बता नहीं सकते भैया। पाकिस्तान का तेल तो सबसे सस्ता होगा, आप समझिए ना, 4 रुपए में 40 बैरल। तो बॉटम लाइन मेरे कहने का यह है कि इट इज गोइंग टू बी, किसी का फायदा नुकसान देखने का समय नहीं है। एक एक ईरान के जनता की जीवन बहुत बहुमूल्य है। वो कोई इस्लाम से दूर नहीं होंगे, उनको भी, हर किसी को रिलीजन चाहिए होता है, अंत में जीवन के ईश्वर, अल्लाह, जो भी कह ले, चाहिए होता है। मगर उनको पॉलिटिक्स से मुक्त कर दीजिए, वो खुद ही अपना मस्जिद जाने लगेंगे, खुद अब जबरदस्ती अब बंदूक की दौर पे चलाएंगे उनको। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि द टाइम हैज कम, पीपल शुड। और देखिए आरजू जी, माँ बुलाती है और धरती ही माँ है। यही आपकी पहचान होती है, यही एथनिसिटी होती है, ये सब कुछ होती है। आप धरती से काट दियो लोगों को, वो रहते हैं वहां पे, उनको अपना हिस्ट्री याद आता है, माँ बाप कहानियां सुनाते होंगे कि हमारे समय में ऐसा था, हमारे समय में वैसा था। तो मेरे ख्याल से आप उसको छोड़ दें, लोगों को पता है, लोग समझदार हैं, उनको क्या चाहिए। खैर लोग तो हर जगह समझदार होते हैं और उनको पता ही होता है, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो कुछ चल रहा है, डॉक्टर साहब टिश्यू ले लें प्लीज। पाकिस्तान के लोग कब समझदार होंगे? हर लोग समझदार होते हैं यार, आप नहीं आरजू जी। हम लोग बहुत समझदार हैं सर, ऐसी क्या बात है।
अभी आपने देखा नहीं है। ये हंसी डॉक्टर है, साहब को चुप कराए प्लीज। ये रोना नहीं है, हंसी है, कैसे चुप कर दीजिएगा? चुप हो हंसी गया चुप भाई, आप करा ले। बोलिए। हाँ, खैर वही ना, मैंने कहा हंसी हंसी भी, मतलब आप हंसने वाले स्टाइल में रो रहे हैं या रोने वाले स्टाइल में हंस रहे हैं पता नहीं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, यही बड़े बड़े यही देशों में मजा ऐसा बात है। होता रहता है। तो अगर लास्ट कमेंट आपका, डॉक्टर साहब को जवाब दें, वो पता नहीं क्या क्या हम लोगों को बोल के निकल गए हैं। निकले कहा है भाई, यही बैठे हैं यार, हद हो गई। देखिए डॉक्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कहते हैं कि मतलब हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम ये नहीं कहते कि डॉक्टर साहब ने क्या बोला हम जवाब देते हैं और जवाब देंगे और आइंदा भी देते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कहीं पर भी। 1947 से लेकर 2026 तक। जी जी। और जो हमारे DDISPR कह रहे थे, इधर से भी आएंगे, उधर से भी आएंगे, ऊपर से भी आएंगे, इधर से भी आएंगे, तो वो भी याद रखिएगा। मुझे तो समझ नहीं आया मैं नीचे से कैसे आ जाऊंगा। मतलब यार ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया उनका, कि ऊपर से आए, नीचे से आए, दाएं से आए, बाएं से आए, ये क्या हो रहा है उनका? मतलब क्या था, मैं तो इसको ही समझ नहीं, कह रहे मजा वो दिला जब देंगे अगली आप। दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो अगर हमारा क्लिप सुनिए उन्होंने ना, चला दिया तो हो सकता है जवाब भी दे दें वो। सुनिए ना, ये उन्होंने इनविटेशन खैर दिया या धमकी दी है? यार मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो इनविटेशन लग रहा जी, था जब वो आप इधर से। ऑपरेशन सिंदूर पता नहीं 2.75 करेंगे क्या करेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि वो क्या कह रहे थे। वो ऑपरेशन सब सिंदूर तो जवाब हम करेंगे यार, आप तो मैं- पहलगाम करेंगे ना। मतलब मैं एक एक पॉइंट उसमें बढ़ा रहा हूँ ना। जी। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मजा ना आए तो पैसे वापस, ये भी याद रखिएगा। एक बात है, पैसा लेना नहीं भूल रहे भाई, आने के भी पैसे मांग रहे हैं, क्या पैसे तो दे के ही जाओ। बताइए यार, मतलब आना है आगे से, पीछे से, दाएं से, सरकार, पैसा हम देना है मुझे। कारोबारी लोग हैं, देखें अल्लाह से कारोबारी भी लोग नहीं, हैं। न्यूक्लियर बम से डरे आप लोग। ठीक है, हम कारोबारी लोग हैं, ये नहीं आप जो समझते हैं ना कि नहीं जी कारोबार नहीं करते, ये नहीं करते, ये देखा ना कि हमारे मतलब वो लोग भी वो कहते हैं कि भाई अगर आप आएंगे तो और मजा ना आए तो हम आपको पैसे वापस, यानी मनी बैक गारंटी दे रहे हैं, तो और आपको क्या चाहिए और क्या कहे। इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है। देखिए बात जहां तक है कि रजा शाह पहलवी आए या कोई और आए या कोई और आए, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि वो लोग जो खुद चाहते हैं वो मैटर करता है। देखिए दुनिया में, मैं इससे पहले भी बात कर चुका हूं कि दुनिया में सोमालिया को इन्होंने सोमालीलैंड बना दिया और इसराइल का फॉरेन मिनिस्टर वहां पे पहुंच गया। क्यों भाई? क्योंकि वो उनको चाहिए था। देखिए ये वाली जो है ना, ये वाली डेमोक्रेसी और ये वाली जो जो ह्यूमन राइट्स के ये जो बड़े चैंपियंस है ना, ये ना बने। ठीक है, ये बनते कहां पर है ये मतलब इनके जहाज देख लो, बड़े बड़े बम गिराते हैं इंसानों को, जिसे कहते हैं ना गाजर मूलियों की तरह क्रश करते हुए जाते हैं। और लेकिन वो जी क्योंकि इनको चाहिए होता है वो तो कर जाते हैं। इनको इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता कि यार ये क्या हमने किया और क्या हमने नहीं किया। ये वाली जो है ना, मतलब मेरा अगर एज ए जर्नलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू दूं, ठीक है, मैं तो ये कभी नहीं कहूंगा कि जी वहां पे ऐसा होना चाहिए, या वो ईरान हो, वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, नेपाल या भूटान हो या कोई और हो। वो लोग खुद अगर चेंज करते हैं ना, वो हुकूमत खुद वो लोग खत्म करते हैं, ये उनका राइट है। डोनाल्ड ट्रंप कौन है भाई? डोनाल्ड ट्रंप को कोई हटा सकता है वहां अमेरिका की प्रेसिडेंटशिप से? नेतन्याहू को कोई हटा सकता है? नहीं हटा सकता भाई। वो पता नहीं कितने साल से, 10 15 20 सालों से बैठा हुआ, हटाए कोई? कितने बड़े बड़े प्रोटेस्ट उसके खिलाफ हुए, लेकिन क्या हटा वो? लेकिन यही मसला होता है कि देखिए आपको किसी और जगह पे जो है ना बड़ी बड़ी खराबियां नजर आती हैं। अपने यहां आप कुछ भी करते हैं, मैंने कहा ना इंसान से ज्यादा बड़ी कोई चीज नहीं है, लेकिन इन्होंने इंसान से बदतरीन या नीचे तरीन कोई चीज नहीं रखी। ठीक है, उसी के ऊपर ये अपने सारे चीजों को ना टेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये लोग कर रहे हैं, ये जस्टिफाई भी करते हैं। ये कहते हैं नहीं नहीं जी वो तो हमने ऐसे नहीं, ऐसे किया था। अच्छा ठीक है जी, आपने ऐसे कर दिया, बेशक आपने 10 मिलियन लोगों को मार दिया, क्या फर्क पड़ता है? ये चीजें देखे जब तक ये ठीक नहीं होंगी ना दुनिया भर में, मैं कहता हूं वो कोई भी है, वो पाकिस्तान का कोई खड़े होकर डाइस पे बात करे, हिंदुस्तान का करे, अफगानिस्तान का करे, जब तक वो ये ना कहे कि यार ये इंसान का जो ब्लड है ना, वो कोई भी है उसके रिलीजन से हटकर, मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल ये सही आप कह रहे हैं, आप बहुत ज्यादा वाकई में आपके अंदर इंसानियत भी है, और आप इंसानियत के या फिर डेमोक्रेसी के या फिर ह्यूमन राइट्स के आप चैंपियन भी हैं। आपको वाकई दुनिया का कोई बड़ा अवार्ड देना चाहिए।
तो ये चीजें इस तरीके से तोड़ी होती हैं कि ये जिस तरीके से इन्होंने पकड़ी हुई है जी, धमकियां दे रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आपके साथ ऐसा कर देंगे, हम आपके साथ ऐसा कर लेंगे। वेनेजुएला का जी तेल बेचना शुरू कर दिया, कब्जा करके तेल बेच। अब ये मतलब लुटेरापन नहीं है तो क्या है? चोरी डाका और क्या होता है? यही होता है ना कि आप किसी के घर पे जाके कब्जा करते हो और आप कहते हैं इनका जो सारा सामान है मैं घर लेके चला जाऊंगा। चोरी डाका इसी को कहते हैं ना। मतलब सोमनाथ के मंदिर के ऊपर कहते जी हमले हुए, वो वहां से मतलब जो भी नवादरात थे या जो भी चीजें थी कीमती वो चोरी हो गई। आज तक ये बात होती है। तो क्या वेनेजुएला की वो चीजें नहीं है जो चोरी हो रही है इस वक्त, मतलब इस मॉडर्न एरा में 2026 के अंदर, या इराक के अंदर जो कुछ इन्होंने किया और वहां से ये तेल लेके जाते रहे। कभी किसी ने ये साहब मांगा है अमेरिका से या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड से कि भाई आप कौन है? उन लोगों की चीज है ना, उनको इस्तेमाल करने दे, वो किसको बेचे किसको ना बेचे उनकी मर्जी है। ईरान ने इनके साथ जो सबसे बड़ी गेम इनके साथ खेली है ना, वो ये किया कि उन्होंने सीक्रेट तरीके से जो ऑयल बेचा है वो डॉलर्स में नहीं, उसको बेचा है उन्होंने चाइनीज युआन में। अमेरिका को ये भी बड़ी तकलीफ हुई है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। और सेम लाइक दैट जो है वो वेनेजुएला भी कर रहा था, इसलिए उनके साथ भी उन्होंने कहा कि चलो जी ईरान को तो नहीं कब्जा कर सकते, हालांकि अभी तक कर चुके होते, वेनेजुएला को तो कर दिया। वेनेजुएला की तो शायद पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है, मुल्क तो इतना छोटा नहीं है, लेकिन ईरान की पॉपुलेशन भी 10 करोड़ लोगों को कंट्रोल करना मजाक तो नहीं है। बिल्कुल, खैर ऐसा ही है, लेकिन साथ ही साथ जो है वो लोग ये भी चाह रहे हैं कि अमेरिका अटैक ना करे और जो चेंज आना है वो बगैर अमेरिका के अटैक के बगैर ही जो है वो आ जाए, मजीद लोगों की जाने ना जाए। बहरहाल जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया और देखा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया फ़खर कि आज आप आए, आपने ज्वाइन किया, और बहुत जल्द कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।